चलिए बढ़िया, आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमान है तैयार, बिगुल के साथ स्वागत। कोठारी साहब, हेमंग जानी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहुल कोठारी साहब, शुरुआत आप कीजिए सर, बताएं अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज की हमारी जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है लेटेंट एनालिटिक्स। अभी फिलहाल 368 के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है बॉटम आउट हो गया काउंटर और फिर से नए ऊपरी स्तर पर जा सकता है। 320 के स्टॉप लॉस से इसको लिया जा सकता है। इसका अपसाइड टारगेट रहेगा 460 का। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ये है वो स्टॉक जहां पर मेहुल सर की खरीदारी करने की राय लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके लिए आती हुई चार्ट्स के लिहाज से। आइए लॉन्ग टर्म पिक जान लेते हैं हेमंग सर की भी। हेमंग सर बताएं आपको क्या पसंद है। अनिल जी, मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है वो पेटीएम है। प्राइस टारगेट 900। स्टॉक काफी मोमेंटम में है, उसके नतीजे भी आए थे और नतीजे बहुत ही बेहतरीन थे। और जो मंथ ऑन मंथ डेटा आते हैं मंथली यूजर्स के, मर्चेंट बेस के, क्रॉस सेल के, वो काफी एनकरेजिंग है। अनिल जी, आपने देखा होगा कि जब आप कोई पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड को लगा के, वहां पे एक डिवाइस होती है, वहां पे एक पेमेंट होने के बाद एक उसका रिकॉर्डिंग आता है। ये डिवाइसेस की जो बिक्री है वो लगातार बढ़ रही है और उसके कारण जो है जो परफॉर्मेंस है पेटीएम का वो काफी अच्छा है। और जो डेट प्रोडक्ट्स थे जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा है, उसमें 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। तो हमें लगता है कि जो कंसर्न्स थे प्रॉफिटेबिलिटी के रिलेटेड या ग्रोथ के रिलेटेड वो काफी हद तक एड्रेस हो चुके हैं और ऑपरेटिंग लेवरेज और कंट्रीब्यूशन मार्जिन और बेहतर होगा। तो हमें लगता है कि इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना चाहिए विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 900 रुपीज। ओके, तो ये है आपके लिए पेटीएम जहां पर रखनी है नजर। पेटीएम करो, कल बात भी हो रही थी नंबर्स के बाद, जबरदस्त परफॉर्मेंस है, स्टॉक भी एक्शन में रहा है और कल हमारे रेडार पर भी ये वैसे ही हाल है। जब मतलब है कुछ चीजें ऐसी, वो ब्रांड ऐसी बन जाती है ना कि मतलब पहले एक जमाना था, वागले साहब तो है नहीं, वागले साहब के बाद सबसे सीनियर कौन है अभी पैनल पे, एक बार बताए। मतलब है ना वागले साहब, अरे आप बोलो ना मैं हूँ। अच्छा, तो वागले साहब के जमाने में जब लेदर शूज खरीदे, लेदर शूज नहीं बोलते उस समय, ये बोला बाटा के शूज खरीदे, बाटा के शूज, एनी लेदर शूज बाटा शूज, वो आइडेंटिफाई वैसे होता था। और एनी वो वनस्पति की कोई भी होता था तो उसको डाल देता। हाँ, करेक्ट। और वैसे जैसे आजकल वो होता है ना कि यूपीआई से पे करना, पेटीएम कर दे, पेटीएम करो, बराबर, ब्रांड उतना स्ट्रांग हो गया, ब्रांड उतना स्ट्रांग हो गया। वागले साहब आपके जमाने में ये सब होता था सर? अनिल जी, मुझे आप जब कोई भी चीज, जब उम्र का क्या जो बोलते हैं, अनुभव, एक्सपीरियंस, नहीं एक्सपीरियंस चलेगा, लेकिन उम्र की बात करते हैं तो मुझे सुना ही नहीं देता है। देखो ये एक बड़ा सबूत है, वागले साहब हम में सबसे सीनियर है, उम्र के साथ थोड़ा सुनना कम हो जाता है। और ये वाली जो आपकी कला है, जो क्वालिटी है कम सुनने की, घर पे बहुत काम आती है। क्योंकि आदमी क्या जनरली 60-65 के बाद रिटायर होकर घर पे ही रहता है, तो जितना कम सुने घर पे उतना फायदा है। मेहुल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी मेहुल जी। अनिल जी, आज मैं संदीप जी से कुछ कहना चाहूंगा, संदीप सर को। एक्चुअली मेरे लिए तो सच में वो सीनियर है। मैंने अपने करियर की शुरुआत भी संदीप सर के अंडर ही की थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। वागले साहब के अंडर में? संदीप सर से हमारा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत। वागले साहब ना? जी हाँ, संदीप। अरे वागले साहब ने तो कितने लोगों को मतलब करियर में, मेरे ख्याल से जय ने नहीं, और किसने, सचिन ने भी वागले साहब के साथ काम किया हुआ है, और भी काफी लोगों ने। अच्छा, बंसल जी आपने भी ट्रेनिंग लिया वागले साहब से? नहीं अनिल जी, मेरा थोड़ी सी राय डिफरेंट है। अनिल जी, मेरे लिए तो सबसे सीनियर जो अनिल जी पैनलिस्ट हैं पूरे फ्रेम के अंदर, वो है अनिल जी कुणाल जी। मेरा मानना दूसरा, अनिल जी जो व्यक्ति बिल के समय क्रेडिट कार्ड निकालता है वो सीनियर है। हाँ। अभी आप दिल्ली आएंगे तो देखिएगा अनिल जी, कुणाल जी वुड लव टेकिंग आउट इज क्रेडिट कार्ड। अच्छा, जो आदमी क्रेडिट कार्ड से लड़े पेमेंट करने के लिए, सबसे सीनियर अनिल जी वही होता है। तरीका ही गलत है आपका। अब तो कुणाल जी उस दिन बिजी हो जाएंगे, या तो घर पे कोई बीमार होगा, कोई काम आ जाएगा, वो आएंगे ही नहीं। बढ़िया ये कि आप कुणाल जी को आने देते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं पर्स घर भूल गया। अब कुणाल जी का क्रेडिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, निश्चित होके रहिए। जी कुणाल जी।
नहीं अनिल जी, मैं अपना क्रेडिट कार्ड निकालूंगा अनिल जी, और कोशिश भी करूंगा पैसा देने की, लेकिन बंसल जी बड़े भाई हैं, मुझे कभी देने ही नहीं देते अनिल जी। तो उस दिन भी हमेशा की तरह अनिल जी बंसल जी देंगे अनिल जी। वाह, दोनों लखनऊ वाले हैं, पहले आप बिल दे दीजिए। मुझे सोचना है कि मुझे दिल्ली जाना है कि नहीं जाना, मैं उस दुविधा आप ही को क्रेडिट कार्ड निकालना। ओके, चलिए आइए तो पेटीएम खरीद करने की राय आपके लिए आती हुई हेमांग सर की तरफ से। जय के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, अंबुजा सीमेंट्स खरीदने की सलाह है। इसका एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 400 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। 8 रुपए का अनिल जी एक स्टॉप लॉस रहेगा, 4 रुपए की एक डाउनसाइड रिस्क है, 1800 का लॉट साइज अनिल जी, तो रिस्क ज्यादा भी नहीं है, बट देन ऊपर का अपसाइड पोटेंशियल काफी अनिल जी। इसमें जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट विल बी 19.5, सेकेंड टारगेट इज 26, तो 26 रुपए तक का भी एक मूव आपको, दैट इज मोर देन डबल आपको देखने मिल सकता है। तो आप रिस्क भी और देखिए तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे है। एंड जो हिसाब से ये स्टॉक ने अनिल जी टेक्निकली भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, फ्रॉम अ वेरी बिग कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं, एक ट्रायंगुलर पैटर्न, और ये रेंज रही है लगभग अनिल जी 350 से लेकर 400 की। सो ये 50 पॉइंट की एक रेंज ब्रेकआउट है। इसके टारगेट्स तो लगभग 440 के बनकर आ रहे हैं स्पॉट में, 440 450। सो कॉल ऑप्शन के और भी टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, बट इन द वेरी नियर टर्म मुझे ऐसा लग रहा है 19.5 26 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो अंबुजा पर रखिए नजर। ये स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है। कल सुमन जी की तरफ से पिक ऑफ द वीक भी आया था, 450 और 430 के टारगेट। उससे पहले हिमांशु जी की तरफ से भी यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन आती हुई दिखी थी फ्राइडे के शो में। स्टॉक भी बढ़िया दिख रहा है, और जय की तरफ से अब आपको 400 के कॉल पर खरीदारी की राय आ रही है। आइए 10 की कमाई लेते हैं हिमांशु जी की तरफ से और जानते हैं उनका स्टॉक। हिमांशु जी बताएं सर। तो दीपांशु, टेक्नो इलेक्ट्रिक ये एक स्टॉक है जो पोजिशनली मुझे 10 की कमाई के लिए अच्छा लगता है। जहां तक मुझे ध्यान है, शायद सेठी जी इसको अक्सर रिकमेंड करते हैं। चार्ट फॉर्मेशन काफी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, राउंडिंग बॉटम में एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक बड़ी ब्रेकआउट की यहाँ पर तैयारी हो रही है। 390 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। इस लेवल पर कोई डिप अगर मिलता है 10-5 रुपए का, तो पोजीशन को ऐड करें। क्लोजिंग बेसिस पर 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 से 2 महीने में ये स्टॉक 450 से 480 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक आज 10 की कमाई के तौर पर पोजिशनली खरीदारी करके चलने की सलाह है। टेक्नो इलेक्ट्रिक ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के लिहाज से आपके लिए आती हुई है। वंडरफुल। आइए बढ़ते आगे, और बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की मांग भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और इस समर सीजन में बिजली की डिमांड कितनी रहेगी और पावर कंपनियों के लिए किस तरह का एक्शन रह सकता है, इसकी पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ वरुण इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, कुछ 5-7 दिन छोड़ दें जो अभी थोड़ी सी ठंडक हुई है हल्की फुल्की, बट अदरवाइज तो गर्मी इस बार जबरदस्त है। वापस जबरदस्त है ना जी, हमने मार्च में भी देख लिया। कल एक्चुअली वापस टेम्परेचर काफी बढ़ा था, काफी वापस गर्मी शुरू, कल काफी ज्यादा गर्मी शुरू हो गई। आज सुबह इनफैक्ट जब हम ऑफिस आ रहे थे तब थोड़ी गर्मी लगी। मन हुआ वापस घर चले जाओ। रोज करता है नहीं, तो रोज होता है। रिपोर्टिंग तो दीप को ही है ना, किसको है? नोट टेकन। दीप का तो रोज मन करता है। दीप भी साथ में है अनिल जी, भी चलते साथ में आता है। कभी ऐसा मन करे सीरियसली, मतलब तो मुझे भी ले लेना। तो अनिल जी, हाँ, बिजली की जो ओवरऑल नो डाउट की गर्मी जो है ओवरऑल बढ़ना फिर से शुरू हो चुकी है, और इस बार जो है मई में और भीषण गर्मी जो है वैसे भी पड़ सकती है। उसके चलते जो ओवरऑल पावर डिमांड है, आपको याद होगा पिछले मई में भी जो पावर डिमांड है वो ऑलमोस्ट अपने पीक पे थी, ऑल टाइम हाई पे जो है वो पहुंच गई थी। इस बार शायद उस रिकॉर्ड को भी पावर डिमांड जो है वो तोड़ सकती है। करीब 4 से 6% के आसपास जो है पावर की डिमांड जो है उसका बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और पिछले बार आपको याद होगा किस तरह से कोयले की खपत हुई थी, किस तरह से की ओवरऑल कोयले की कमी हो गई थी। आईएक्स पे आपने देखा था कि किस तरह के वॉल्यूम बढ़े थे। हो सकता है कि इस बार आपको वो वापस देखने मिले। इनफैक्ट मई में कुल कोयले की खपत जो है 76 से 78% होने का अनुमान लगाया जा रहा है। थर्मल पावर प्लांट की जो पीक मांग है वो पूरा करने के लिए करीब 77 से 79 मिलियन टन के आसपास के कोयले की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें से घरेलू कोयला जो है 68 से 70 मिलियन टन के आसपास का ही है। यानी करीब 8 से 9 या फिर 10 मिलियन टन के आसपास का कोयला जो है वो यहाँ पे खरीदना पड़ सकता है कोयला या पावर कंपनीज को, और वहां से कहीं ना कहीं ये सप्लाई करेंगे। क्योंकि घरेलू सप्लाई अगर आप देखेंगे तो वो तो कोल इंडिया करेगा, लेकिन बाकी जो कोयला है वो शायद थोड़ा बहुत इंपोर्ट करना पड़ सकता है।
खासकर उत्तर और पश्चिम मध्य भारत में अगर आप देखेंगे तो गर्मी का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ सकता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा पीक डिमांड जो है वो आपको देखने मिलेगी। तो एक बार फिर से गर्मी बढ़ रही है, पावर की डिमांड बढ़ने वाली है। कोयला कंपनी पे नजर रखिएगा, पावर कंपनीज पे तो आपको रखना है, साथ ही साथ आईएक्स, और हाँ जाहिर सी बात है गर्मी बढ़ रही है तो व्हाइट गुड्स एसी बनाने वाली कंपनीज पे भी नजर रखिएगा। तो मतलब बढ़ती हुई गर्मी का असर आपको, गर्मी वैसे मार्केट में भी काफी बढ़ रही है। ऐसा गर्म है मार्केट, देखो एक दिन घटता है वापस से बढ़ जाता है, जबरदस्त एक्शन में आ रहा है। और एक्शन में कौन से स्टॉक्स है? रेट सेंसिटिव, बैंक, एनबीएफसी, ऑटो, इनको पसंद करने वाले लोग मुलाकात करवाएं आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए मार्केट आउटलुक में एक ऐसे फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनको ये सारे के सारे स्टॉक्स आज नहीं तब से पसंद है जब से ये चलना शुरू भी नहीं कर पाए थे। तो आइए वक्त है न्यूज मार्केट आउटलुक का और मुलाकात करते हैं हेलिस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी साहब से। दिनशो सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। सर आपके तो 5 उंगलियां घी में आजकल, देखो आपके सारे के सारे सेक्टर बड़ी तेज दौड़ लगा रहे हैं। रेट सेंसिटिव एकदम, बैंक्स, एनबीएफसी, ऑटो बड़े मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं सर। जी सर्वी कढ़ाई में हमारा सर वो तो देखिए मार्केट चले ना चले, हर फंड मैनेजर का सिर तो कढ़ाई में हमेशा ही रहता है, राइट? तो कम से कम 5 उंगलियां तो घी में है। जी हाँ जी हाँ जी। नहीं पर अनिल जी आपने बराबर जो इंट्रोडक्शन दिया था मेरे ज्वाइन करने के पहले की, पहले से हमारा बुलिश व्यू रहा है इस सेक्टरों पे, पर वो रीजन भी था वो बुलिश व्यू होने का। एक तो पहले तो था कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो था, तो वो तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, प्रोवाइडेड अंडरलाइंग इकोनॉमी स्ट्रांग रहे, तो वो तो इंडिया में प्रॉब्लम था ही नहीं। दूसरा बीच में जो थोड़ा घटाव आया था इन स्टॉक्स में, वो ये सोच के आया था कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इनके, जो बेसिकली मार्जिन ही होते हैं इनके लिए, वो पीक आउट हो रहे। तो हमारा यही कहना था कि प्रॉब्ली पीक आउट हो जाएंगे, लेकिन जो अंडरलाइंग ग्रोथ है क्रेडिट की वो अभी किक इन होगी, तो आपका विच इज जो बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है फाइनेंस कंपनीज के लिए कि ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ किक इन हो जाए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल रहे, तो ही आपका प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा आता है और वहां पे ही री रेटिंग होती है। तो इसीलिए हमारा यही कहना था कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के बिफोर ये री रेटिंग चालू होगी, और आई थिंक ऑलरेडी आपने देखना चालू कर दिया है कि काफी अरसे से यही हो रहा है, और ये जो क्वार्टर के नंबर्स आए हैं दे आर प्रूविंग दैट सेम ऑल्सो कि क्रेडिट ग्रोथ अभी किक इन हो गया है। दो मार्जिन कंप्रेशन नहीं हुआ, उल्टा मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा और हुआ है मार्च में, जो शायद ना होगा आगे चलते हुए क्वार्टर में, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ जारी रहेगा। तो अब जो नए माहौल में जहां ब्याज दरें बढ़ना रुक गई, इवेंचुअली घटेंगी भी हमारे यहाँ भी और अमेरिका में भी, तो क्या आपके यही रेट सेंसिटिव सेक्टर्स आगे भी लीड करेंगे? अब इन पर बढ़ने के बाद लाइफ हाई के आसपास जब बैंक निफ्टी पहुंच रहा है, क्या व्यू है सर? जी देखिए ऐसा है कि अगर जो आप जैसे मैंने बोला अंडरलाइंग इकोनॉमी, अगर जो आपको क्वेश्चन मार्क होता है उसके ऊपर, लाइक यूएस में तो इशू ही अलग है, उधर तो प्रॉब्लम है कि उनको अपनी ग्रोथ कट करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़े। तो अगर जो एक बार इंटरेस्ट रेट हाइक होके रिसेशन आ गया तो ऑब्वियसली इतना वो नहीं हो सकता, एक्साइटमेंट नहीं हो सकता वहां पे। लेकिन इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा था वो मेनली था अपना इन्फ्लेशन के लिए नहीं था, बट टू फाइट द डॉलर था, क्योंकि हमारा रुपी ऑब्वियसली काफी डिप्रिशिएट हो रहा था डॉलर के अगेंस्ट इतने हाइक के बाद, तो इसलिए हमें वो कवर करने के लिए करना पड़ा। तो इन्फ्लेशन का इशू था नहीं, हमारा तो ग्रोथ हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर अस, और उल्टा हमारा तो यही कहना है कि आगे चल के जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट कट होगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा फॉर क्रेडिट, और उसके चलते वो रिप्लेस हो जाएगा वहां पे। और ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो ऑब्वियसली डिपॉजिट में भी वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब ऐसे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इनके लिए उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इसलिए निम्स आपके स्टेडी रहेंगे, हमें नहीं लगता कि इतना कंप्रेशन आएगा यहाँ पे, बिकॉज डिमांड अच्छा होगा क्रेडिट के लिए। तो आगे चल के भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स में ही आपको तेजी दिखेगी, बिकॉज अगर जो आप हिस्ट्री में भी देखें, इतिहास जाएं और देखें, जब भी कोई इकोनॉमी सर्च करती है इतना जोर से, जो इंडिया का एक्सपेक्टेशन है हमारा तो कि बाय दिस अपना ये डिकेड के एंड तक विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो वैसा अगर जो देखिए जैसे यूएस में देखे या चाइना में देखे, तो ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स ही थे जो फाइनेंशियल सेक्टर ही था जो विच रियली प्रॉप्ड अप दिस इकोनॉमी।
ठीक बात है। तो बैंक्स, फाइनेंशियल और यही इकोनॉमी को आगे भी मजबूती देंगे। और इस लिहाज से अब सर मार्केट लाइफ टाइम हाई के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। अच्छी रिकवरी अप्रैल से जो शुरू हुई मई में आगे बढ़ रही है। व्यू बाजार पर बताएं सर, क्या थोड़ा सावधान रहने का, डरने का, संभलने का वक्त है या अभी तो शुरुआत हुई है? नहीं अनिल जी, एक्चुअली हमारा भी यही कहना था कि एक जो अंडर परफॉर्मेंस था हमारे इंडिया का इस साल तक, आप देखें लास्ट अप्रैल तक, तो हमारा अप्रैल एंड तक इनफैक्ट 2 अप्रैल में रैली जो दिखी आपने, उसके बावजूद हम ग्लोबल मार्केट्स को और एशिया को अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो हमारा यही कहना था कि वो रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि इंडिया को नो रीजन था, कोई रीजन नहीं था, कोई ऐसा वजह नहीं थी कि हम अंडर परफॉर्म करें, क्योंकि हम काफी स्ट्रांग है रीजन में भी और ग्लोबली भी। तो इसलिए ये जो रिवर्सल है वो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। और एक्चुअली हमने दूसरा ये भी बोला था कि एफआईआईज इंडिया को अल्टीमेटली ऐसे देखेंगे कि बोलेंगे इंडिया अलग ही मार्केट है एशिया से, मतलब उसके लिए आपको अलग से एलोकेशन करना पड़ेगा, रीजनली एलोकेशन करके काम नहीं चलेगा, और वो भी चालू हो गया। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये तो अभी शायद शुरुआत ही हुई है, और एक्चुअली सेकेंड हाफ में आपको बेटर ग्रोथ दिखेगी इंडिया में, बिकॉज ग्लोबल स्टेबिलिटी आ जाएगी थोड़ी। जैसे आपने बोला कि यूएस में भी इंटरेस्ट रेट चालू होंगे, हमारा तो ये अनुमान है कि प्रॉब्ली दिसंबर के क्वार्टर में ही चालू हो जाएगा वहां पे इंटरेस्ट रेट कटना, बिकॉज जिस हिसाब से वो जा रहा है नीचे, तो हमें तो लग रहा है वो वहां पे होगा। तो वो ऐसे होगा तो इंडिया का तो बोलबाला ही होने वाला है आगे चल। तो इंडियन मार्केट तो मजबूत रहेंगे। लेकिन जैसे हमारे आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाना रोका है सिर्फ, क्या अमेरिका में भी आप उम्मीद कर रहे हैं क्या कुछ होगा, और आगे वहां के बाजारों के लिए क्या डायरेक्शन है सर? जी देखिए, यूएस का तो इशू अलग है, लेकिन उन्होंने जो वहां पे रोका है वो इसलिए रोका क्योंकि उनके बैंक्स में ज्यादा इंपैक्ट आ गया था। तो एक्चुअली सेंट्रल बैंकर्स का एक बहुत ही बढ़िया सेइंग होता है कि राइज टिल समथिंग ब्रेक्स। तो वहां पे वो ब्रेक हो गया बैंकिंग सेक्टर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बहुत ही लो लेवल पे है। तो इसलिए सर्विस इन्फ्लेशन वो शायद उनको प्रॉब्लम दे सकता है आगे चल के, और सर्विस इन्फ्लेशन जरा प्रॉब्लम दुखदाई ज्यादा होता है क्योंकि वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकता, मतलब आप खुद का होम ग्रोन इन्फ्लेशन है तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो वो शायद उनको बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। इसलिए आपने कमेंट्री देखी होगी फेड चेयर की, जेरोम पावल जी की, कि हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने रोक दिया है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, हम बढ़ा भी सकते हैं बाद में चल के, लेकिन हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये सेक्टर में क्या हो रहा है। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा अभी भी डाइसी है, लेकिन होपफुली जिस हिसाब से उनकी इकोनॉमी जा रही है नीचे, मतलब जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं उनके रिटेल के एटलीस्ट, वो तो नेगेटिव ही आ रहे हैं। तो देखते हैं अभी वो कब इंपैक्ट करते हैं उनकी ओवरऑल इकोनॉमी को तो चल के, लेकिन वहां पे थोड़ी अनसर्टेनिटी है। तो ये आपके लिए अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल। अब सर भारतीय बाजारों में नतीजों के सीजन पर जरा आपसे राय लेना चाहते हैं कि इस बार का रिजल्ट सीजन अब तक आपको कैसा नजर आ रहा है, आगे के लिए क्या आउटलुक है, प्लस जो कंपनियों के मैनेजमेंट से आप कौन कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए किस तरह का आउटलुक दे रहे हैं आपको? अनिल जी, एक्चुअली बिल्कुल ही मिक्स सिग्नल आ रहे हैं अभी आज की तारीख में। जो रिजल्ट्स आए, एक्चुअली आप देखें रिजल्ट्स ओवरऑल तो ठीक ही दिख रहे हैं, क्योंकि आपको शायद बॉटम लाइन में 10% निफ्टी के स्टॉक्स की बात करो जो अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, कोई 27 ऑड स्टॉक 27-28 स्टॉक है, तो वहां पे 10% जैसा ग्रोथ दिखा है बॉटम लाइन में। लेकिन अगर जो आप फाइनेंशियल्स को निकालें तो ग्रोथ नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स ही है जिसने पुशअप किया है निफ्टी की अर्निंग्स को 10% जो भी किया है, ये वाई क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके चलते दूसरे जो कमोडिटी नेम्स हैं जैसे मेटल्स वगैरह हो गए, वहां पे आपको थोड़ा डाउन टर्न दिखेगा बिकॉज प्राइसेस हैव कम ऑफ। और जो कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करते हैं वहां पे आपको जरा हायर ग्रोथ दिखेगी। जैसे ऑटो स्टॉक्स हैं, जब कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनमें मार्जिन एक्सपेंशन वगैरह दिख गया आपको, और प्लस वहां पे दूसरा जो डिमांड पिकअप था वो आ गया। तो ऐसे आपको बहुत ही मिक्स सिग्नल मिला है। लेकिन हमें ओवरऑल यही लगता है कि जो एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर है, जो हमने काफी टाइम से कॉल आउट कर रहे हैं, एक तो आईटी तो हमारा पहले से ही हमने कॉल आउट किया था कि उल्टा जो भी रैली दिखे आप निकल जाइए आईटी में, और अभी भी हमें यही लगता है कि आईटी में तो मुझे लग रहा है कि अभी भी ये जो जून का क्वार्टर आएगा वो सबसे दुखदाई क्वार्टर होगा उनके लिए, क्योंकि दे आर गेटिंग इनटू मतलब मार्च एंड में ही प्रॉब्लम चालू हुए हैं और वो कंटिन्यू हो रहे हैं ये सेक्टर के लिए, तो वो कंटिन्यू रहेंगे। तो इसलिए ओवरऑल इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा हमें सेक्टर में। और फैक्ट मैनेजमेंट से जो बातें भी होती हैं
थोड़ा कॉशन ही होता है, क्योंकि एफएमसीजी में भी हम होप कर रहे थे कि रूरल इकोनॉमी किक इन होगी, लेकिन ये एल नीनो के चलते, जो आपने गर्मी की बातें की थी शुरुआत में, वो इसी के चलते हो रही है, तो उसके चलते थोड़ा वहां पे भी पुल बैक आया है, तो इसलिए थोड़ा मिक्स सिग्नल ही है। एक बात है, तो ये मिले जुले सिग्नल्स आपके लिए। वैसे तो रेट सेंसिटिव में आई एम श्योर अभी भी आप बुलिश हैं ही, लेकिन इसके अलावा और कहाँ आपको अच्छे मौके दिख रहे हैं, कहाँ खरीदारी या निवेश के मौके दिखते हैं सर? सो ऐसा है कि एक्चुअली हमारा दूसरा एक और सेक्टर जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अफोर्डेबल लग्जरी, वो सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया था। तो वहां पे थोड़ा उल्टा अभी हमें लग रहा है कि मौका आ रहा है वापस ऐड करने का। सो मैंने जैसे बोला डिमांड में थोड़ा प्रेशर आया है आपके रूरल सेक्टर, रूरल साइड से, इवन मेट्रोज में, अर्बन साइड पे भी आपने देखा कि थोड़ा पुल बैक हुआ है बिकॉज इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था वगैरह, उसके लिए तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। इनफैक्ट हमने थोड़ा बहुत हल्का किया था अपने आप को पहले, क्योंकि हमें लग रहा था कि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो गए थे, उसके बाद वापस गिरे हैं स्टॉक, तो वहां पे हम थोड़ा आस्ते आस्ते करके अपनी पोजीशन फिर से बिल्डअप कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट वो भी आगे चल के, क्योंकि अगर इकोनॉमी ग्रो होती है तो कंजम्पशन से ही होती है, कंजम्पशन और उनके फाइनेंशियल से ग्रो होती है, तो इसलिए वो सेक्टर भी एक हमें लग रहा है कि लॉन्ग रन में बहुत ही बढ़िया करेगा। ये आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग है। तो अभी भी सर ये अफोर्डेबल लग्जरी, थोड़ा इसको समझाओ सर। लग्जरी भी है, अफोर्ड भी कर सकते, तो इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं ऐसे? तो वो मास लग्जरी, आप जैसे बोले, अगर जो आप ऑब्वियसली रोलेक्स की बात करें घड़ी की, तो वो तो बहुत ही अनअफोर्डेबल लग्जरी। हाँ सर, वो तो दूसरों के हाथ में अच्छी लगती है। हाँ, पर जैसे दूसरे हो गए आपके, मतलब ज्वेलरी भी है वैसे अफोर्डेबल, क्योंकि सब लोगों को एक अच्छा वो लगता है। फिर कपड़े हो गए अच्छे अच्छे, जैसे अपने शेरवानी वगैरह, तो आप वेडिंग, तो वो सब, अभी जूते, अच्छे जूते हो गए, तो वो सब ऑब्वियसली अफोर्डेबल लग्जरी ही होती है हमारे लिए, जो मिड और सेगमेंट को बहुत ही अपील करती है, तो उसके लिए हम उसको अफोर्डेबल लग्जरी बोलते हैं। एक बार सर एस्पिरेशनल स्पेंड शायद आप बोल सकते हो उसको। एक बार सर आपसे वन आमने सामने बैठ के इंटरव्यू करना है सर, तो थोड़ा फिर मैं और अच्छे से इसको समझ पाऊंगा। बिल्कुल जल्दी मुलाकात करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका समय देने के लिए और बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। दिनशो ईरानी सर बताते हुए बाजार के डायरेक्शन के बारे में। तेजी का मूड माहौल है बरकरार, और ऐसे में जब इतनी तेजी के साथ इतना भागने के बाद बाजार थोड़े से रुक रहे हैं, तो हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आप सबका स्वागत है। मेहुल कोठारी साहब, हेमांग जानी साहब हमारे साथ है तैयार। आइए, वक्त है मेहुल सर की पोजिशनल पिक लेने का। लेटेंट व्यू उन्होंने चुना है लॉन्ग टर्म के लिए, से बताएं सर। अनिल जी, पिछली बार ही पोजिशनल में हमने वाडीलाल कवर किया था, इस बार हम सनटेक रियल्टी कवर करेंगे। सनटेक रियल्टी अच्छा खासा एक बेस बना रही है, मुझे लग रहा है 310 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 280 के स्टॉप लॉस इसको लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। तो 370 का टारगेट रहेगा, 280 का स्टॉप लॉस सनटेक रियल्टी में। हेमांग जानी साहब ने पेटीएम पसंद किया है लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर 900 रुपए के टारगेट के साथ। बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, पोजिशनल पिक है सोना BLW, प्राइस टारगेट 600। एक ईवी बेस्ड ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और जो नतीजे आए थे फोर्थ क्वार्टर के काफी अच्छे थे, बीट था जो भी कंसेंसस था उसके सामने, और इसके अंदर जो ग्रोथ आ रही है वो इंक्रीमेंटल वो ईवी के कारण आ रही है। जो टोटल ऑर्डर आ रहे हैं उसमें 77% जो है वो ईवी की कंट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल जिस तरह का ट्रेंड कैचअप कर रहा है ईवी, और कंपनी के भी जो नतीजे और अर्निंग्स में ग्रोथ आ रही है, हमें लगता है कि एक अच्छा एक अपसाइड दे सकता है। इसकी जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो काफी बढ़िया है, एक ब्रेकआउट आया है, और हमें लगता है कि इसमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। प्राइस टारगेट 600 का प्राइस टारगेट सोना BLW, इस पर रखें नजर। नतीजे थोड़े नतीजों के बाद स्टॉक कमजोर हुआ था, बट उसके बाद से वापस रिकवरी के मूड में आ चुका है। बट एक भी साइन आज कमजोरी का नहीं आया है। नई लिस्टिंग मैनकाइंड फार्मा में, इनफैक्ट
स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ करके ये बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 30% ऊपर फिलहाल आपको स्क्रीन पर मैनकाइंड फार्मा दिखेगा, बट आज का हाई देखिए 1395। अभी 1400 की बात हो रही थी, ग्रेस मार्क्स की भी हमने बात करी, आपने कहा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए तो ये लेवल तो आसानी से आ ही जाएगा, बट आज लिस्टिंग के दिन ही जो पहला बड़ा टारगेट था देखिए अब 1400 लग रहा है अभी हिट करने वाला है, वो आ गया है आपके सामने। ऑलमोस्ट डन। बिल्कुल, तो यही एक अच्छी कंपनी की खासियत है, खूबी है कि, और यही उन सारे इन्वेस्टर्स की भी खासियत है जो लॉन्ग टर्म सोच कर लगाते हैं तो शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाता है। आप सोचो जिसने लगाया 30% का पूरा रिटर्न एक दिन में आपको आ रहा है, 7 दिन 8 दिन के इन्वेस्टमेंट पे, तो ये कमाल है। तो आप मेरे ख्याल से अभी भी होल्ड करना चाहिए डेफिनेटली। मतलब मुझे 1400 रुपए में भी ठीक है एंट्री पॉइंट ना करें, लेकिन महंगा नहीं लगता कि ऐसा 1400 में आप खाली कर दे पोर्टफोलियो में से। सो आई थिंक अभी भी होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां आपकी सही एंट्री हो जाती है, जब वो सही एंट्री हो जाती है तो फिर वो आपकी एंट्री प्राइस, इश्यू प्राइस 1080, अगर आपने 1080 छोड़ के 1200 में भी लिया हो, 1300 में भी लिया हो, तब भी आपके लिए वो प्राइस इजीली नहीं आती, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते। तो ऐसे स्टॉक अच्छा एंट्री कम देते हैं, तो आपने ले ली है एंट्री तो होल्ड करिए, बेचिए मत जल्दबाजी में। जो सबसे बड़ी बात सुबह आपने बोली, सबको अलॉटमेंट मिला है, सबको अलॉटमेंट मिला है। ऐसे आईपीओ होनी चाहिए, अलॉटमेंट भी सबको मिले और पैसा भी सबका बने। देखिए शानदार परफॉर्मेंस आ रही है मैनकाइंड की, इस पर रखिए नजर। हिमांग सर्विस के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे, बाजार पर पॉजिटिव नजरिया है इस आईपीओ को लेकर। 1399 हो गया अनिल जी, 1400 का इंतजार है, 1399 अभी टच करा है इसने। ओके, आइए बात करते हैं आज कहां और एक्शन है, और एक्शन आ सकता है एसआरएफ में, इसके आने वाले हैं नतीजे। आइए जानते हैं आशीष के साथ क्या है अनुमान। आशीष बताइए कैसी रहेगी अर्निंग्स परफॉर्मेंस। दीपांशु देखिए स्टॉक अभी 2% ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर आप नतीजे अनुमान के हिसाब से देखें, जो एस्टिमेट्स हैं बाजार के, मान रहे कि थोड़े सुस्त और कमजोर साइड पर ही नतीजे देखने को मिल सकते हैं। दरअसल स्पेशलिटी केमिकल्स में देखें या फिर पैकेजिंग फिल्म्स हो, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो, सभी में जो सेगमेंट है काफी धीमापन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाजार एस्टिमेट लगा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले आपको जो कंपनी का मुनाफा है इसमें 8% की गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी जो मुनाफा पिछले साल 606 करोड़ था, इस बार एस्टिमेट है कि 556 करोड़ देखने को मिलेगा। और मार्जिन्स भी देखिए 27% से घटकर करीब 24% रह जाएंगे। कामकाजी मुनाफे में भी 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जो टोटल आय है यहाँ पर मामूली 5-5.5% का इजाफा देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो म्यूटेड साइड पर है, लेकिन हल्के कमजोर नतीजों की एक्सपेक्टेशंस है मार्केट को। ओके, हल्के कमजोर नतीजे रहेंगे, हालांकि स्टॉक मजबूती ट्रेड करे 2600 के आसपास है, इस वक्त थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है। वागले साहब से पूछा जाए, वागले साहब एसआरएफ योर ऑल टाइम फेवरेट, बताएं सर, रिजल्ट्स के पहले कोई ट्रेड लॉन्ग या शॉर्ट? अनिल जी मैं ज्यादातर रिजल्ट प्ले अवॉइड करता हूं, लेकिन अगर कोई व्यू लेना है, ट्रेड लेना है तो लॉन्ग ही होना चाहिए। एसआरएफ 2650 का अगर टॉप क्लियर करता है, अभी 2610 के आसपास है, तो फिर ये 2825 तक में जा सकता है, और पैटर्न बहुत ही अच्छा है। अभी रिजल्ट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो सकता है, रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा नीचे आ सकता है, अगर नीचे आता भी है तो भी बाय करके चलना चाहिए। 2550, 2570 ये मेरा सही एंट्री का लेवल होगा। आपका स्टॉप लॉस 2500 के नीचे का होना चाहिए, और पोजिशनली जो कि एक आध हफ्ता 2 हफ्ता में भी एक आध महीना 2850 तक का मेरा व्यू है। ओके, तो ये है आपके लिए एसआरएफ। देखते हैं नतीजों के बाद क्या एक्शन आता है, बट टेक्निकली स्टॉक बढ़िया लग रहा है जैसा बागे साहब भी कह रहे हैं। आइए एक ट्रेडिंग कॉल सुमित जी की तरफ से, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है, और स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 63.50 अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एमआरपीएल। एमआरपीएल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। एमआरपीएल पिछले 5-7 दिनों में तेजी दिखाया, फिर 2-3 दिनों के लिए साइडवेज कंसोलिडेशन गया, और अब वापस से इसके अंदर ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से आज और आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। एमआरपीएल के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 60 रुपए और 61 रुपए के पास है, तो 60 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, और यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इसका टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 68 रुपए का। 68 रुपए का लेवल टूटा तो फिर एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा, और फिर आने वाले 1 महीने के अंदर स्टॉक यहां से 75 रुपए तक का मूव भी ऊपर की तरफ दिखाएगा। यानी 10%, 20% ये मूव एमआरपीएल के अंदर यहां से ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें 60 के स्टॉप लॉस से,
₹68-75 तक के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए MRPL में खरीदारी करने के लिए आए महीने भर के लिए 75 का टारगेट। आइए 10 की कमाई का स्टॉक बताने को तैयार है कुणाल जी और राकेश जी, बताएं सर। अनिल जी देखिए, मेरे और राकेश जी के दिमाग में केवल होटल स्टॉक्स घूम रहे हैं और होटल स्टॉक्स में हमने कई सारे शेयर्स पर खरीदारी की राय पहले दी है और आज मैं और राकेश जी खरीदारी की राय दे रहे हैं EIH एसोसिएटेड होटल्स पर खरीदारी की राय है हमारी। और उसकी वजह है कि चार्ट पर एक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग बना है, स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन और अब एक बहुत ही शानदार पैटर्न इसके डेली और वीकली चार्ट्स पर बनता हुआ दिख रहा है। तो इन स्तरों पर गिरावट में EIH एसोसिएटेड होटल्स में हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। EIH एसोसिएट्स को देखें तो ये जॉइंट वेंचर है ओबराय फैमिली और राजन रहेजा फैमिली के बीच में। ट्राइडेंट के जो होटल्स आते हैं वो इसके अंडर आते हैं। और अनिल जी जयपुर का एक फेमस होटल है ओबराय राजविलास, वो भी इसी के अंडर आता है। री रेटिंग का कैंडिडेट लग रहा है और इस पे खरीदारी की राय है। हमारा टारगेट है ₹650 का। हल्की फुल्की करेक्शन है तो बाय एंड होल्ड टाइट, होल्ड एंड सेट टाइट करना चाहिए। और अनिल जी डिस्क्लेमर है 10 जून को मैं इसी के होटल ओबराय राजविलास में अनिल जी ठहरूंगा। जयपुर जा रहा हूँ अनिल जी 10 जून को। ओह वाह, तो कुल मिलाकर एक तो बंसल जी और कुणाल जी दोनों के दिमाग में सिर्फ होटल घूम रही है। इसकी क्या वजह है? कुणाल जी ने ऐसा कहा कि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ होटल। बंसल जी उसकी क्या खास वजह है? अनिल जी अब देख तो अनिल जी कोविड के बाद का अनिल जी समय आ गया है। अब कोविड आप बोलेंगे पहले खत्म हो गया था अनिल जी, तब क्या था कि बच्चा अनिल जी पढ़ रहा था एग्जाम से बोर्ड्स के, तो हम तो अनिल जी पूरा ट्रेवलिंग के मूड पर हैं 21 मई के बाद। बट अनिल जी एक चीज वन थिंग एश्योर्ड है, टीवी के शो अनिल जी मैं तो मिस नहीं करूंगा। कुणाल जी का तो कुणाल जी जिम्मेवारी लेंगे, मैं किसी भी दिन अनिल जी अवकाश नहीं लूंगा, उस तरीके से प्लान करूंगा काम में कोई विघ्न ना आए अनिल जी। मतलब आपने इंडिकेशन दे दिया कि शायद कुणाल जी छुट्टी मार सकते हैं, ऐसा ऑलरेडी इंडिकेशन दिया। ओके, तो बंसल जी ने कहा है कि खरीद कर रखें, आराम से बैठे। ये 10 की कमाई का स्टॉक आपके लिए बंसल जी और कुणाल जी की तरफ से आता हो। होटल शेयरों पर पूरा फोकस है EIH एसोसिएटेड पे। बाय होल्ड सेट, ऐसा मतलब 2-3 शब्द बोले, लास्ट में टाइट बोला है। तो हाँ, तो फोकस उनका टाइट पे ज्यादा है। शब्द कोई बाय टाइट, होल्ड टाइट, सिट टाइट, कुछ भी हो, टाइट पे फोकस है जो मुझे समझ में आया। कुणाल जी अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो बता दें। अनिल जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और अनिल जी जो नहीं बोला जाता है वो भी आप समझ जाते हैं। हाँ। तो अनिल जी दबाव की राजनीति कर रहे हैं बंसल जी। अनिल जी दबाव डाल रहे हैं कि छुट्टी नहीं लेनी है और होटल में जा सकते हो लेकिन छुट्टी नहीं लेनी। मैं सब समझ रहा हूँ अनिल जी। ओके चलिए बंसल जी आप दबाव बनाने में कामयाब हुए क्योंकि कुणाल जी समझ चुके हैं। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। मेहुल सर बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी आज की शॉर्ट टर्म पिक है MRPL। सुमित जी ने जैसा कहा कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया और बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, तो 58 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करने की सलाह रहेगी। मेरा अपसाइड टारगेट रहेगा अनिल जी 73 का MRPL पे। ओके, MRPL है आपके लिए खरीदारी करने की राय शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर और सुमित जी ने भी यहाँ पर आपको कहा ही है खरीदारी करने के लिए आज से। आइए हेमांग सर की शॉर्ट टर्म पिक ली जाए सोना BLW के बाद। बताएं सर। अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक के पहले मैनकाइंड फार्मा के ऊपर 1-2 टिप्पणी करना चाहूंगा। इसमें अनिल जी इजाजत है? जी अरे प्लीज सर। इसमें अनिल जी क्या हुआ था, जो रिटेल कंपोनेंट था वो पूरा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। तो होता क्या है, जब लिस्टिंग वाले दिन पे जो रिटेल में प्रॉफिटेबल जो होता है कि आपको 1080 के प्राइस पे मिला था, तो प्रॉफिट में जो मिलता है वो एक बार ज्यादातर लोग लिस्टिंग पे निकल जाते हैं और जो एंकर बुक था वहां पे जो उन्हें चाहिए था उसके सामने क्वांटिटी काफी कम मिला था। तो जब आपके पास जो होना चाहिए होल्डिंग वो कम होता है, तो टिपिकली अगर आपका व्यू अच्छा है तो वो अग्रेसिव बाइंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न है उसमें पूरा जो रिटेल का इनिशियल पॉप के ऊपर सेलिंग था वो काफी हद तक एब्जॉर्ब हो चुका है और थोड़ा इंस्टीट्यूशनल बाइंग में एक अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से इसके कारण इसके अंदर काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है।
तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग लगातार आ रही है, जाहिर सी बात है रिटेल तो जब 1280 में बढ़ नहीं रहा है तो खरीदेगा क्या? जो लेने की ताकत है लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो यहाँ पर डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस की, और जब एंकर बुक इतनी तगड़ी भरकर आए बनकर आए सबको चाहिए, फिर कहना ही क्या। आइए बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अच्छा एक चीज और बताऊं, जो आपने अनुमति मांगी मुझसे कि आप कहें तो मैं ये बताऊं इसके बारे में। हेमंत सर आपको एक बहुत बढ़िया टिप देना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे सर हाँ, सेम मैंने भी ऐसे ही बोला जैसा आपने इजाजत मांगी। अरे सर तो ऐसा है कि ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ना पैनल में, ये कोई है ना मेरी इजाजत लेके नहीं बोलते हैं सब अपने आप शुरू हो जाते हैं। तो 2-4 दिन आप शो देखो, इनके साथ बैठो, फिर अपने आप भी इजाजत लेना बंद कर दोगे। तो कोई जरूरत ऐसी है नहीं है। बताएं जरा अब आपकी शॉर्ट टर्म पिक। थैंक यू सो मच सर। शॉर्ट टर्म पिक में टायर सेक्टर से चुना है। टायर और ऑटो पूरा सेक्टर एक अच्छे मोमेंटम में है। क्रूड के दाम बहुत घट चुके हैं, उसका भी कहीं ना कहीं उसका फायदा टायर कंपनीज को मिलेगा। तो जेके टायर है मेरी शॉर्ट टर्म पिक, प्राइस टारगेट 230, और ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी। इसकी जो फोकस है वो ट्रक, बस, एलसीवी ये सब पे ज्यादा है, और उसका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी काफी बेहतरीन रहा है। और टेक्निकली भी उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें काफी अच्छा एक रिवर्सल कैंडल एंड हायर बेस बना रहा है कंपनी। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से इसके अंदर बाइंग की जा सकती है विद द प्राइस टारगेट ऑफ 230 रुपीज। ओके, 230 के टारगेट के लिए आपके लिए जेके टायर खरीदारी करने का है। और हेमंत सर आपके स्टेटमेंट के बाद कुणाल जी, राकेश जी दोनों कुछ कहना चाहते हैं मेरी अनुमति के बगैर ही। जी बंसल जी बताएं सर। देखिए हेमंत सर, आप एक चीज देखिए, यहाँ तो ऐसे ऐसे पैनलिस्ट भी आते हैं जो पहले अनिल जी से पूछते हैं आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं, फिर वो बोलते हैं और फिर वो ये भी बोल जाते हैं कि अनिल जी मैं आपकी राय के साथ सहमत नहीं हूँ, मेरी राय डिफरेंट है, आपका बाय है मेरा सेल है, तो आप निसंकोच होके बोले। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हेमंत जी को अनिल जी घर से इतनी अच्छी अच्छी आदत हो रखी है, उनको इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, अनिल जी क्यों बिगाड़ रहे हैं? अनिल जी घर पर तो इसी तरह से व्यवहार करना पड़ेगा। तो अनिल जी इसीलिए देखो अच्छी आदत डली हुई है उसको हटाए ना अनिल जी। मेरी जो भी राय है सिर्फ ऑफिस तक और प्रोफेशनल तक ये कामों तक सीमित है। रहा सवाल बंसल जी का कि जो राय से ऐसा, तो बंसल जी ने और आगे का रास्ता बता दिया। मैं तो खाली परमिशन तक का ही बता रहा। बंसल जी ये भी कह रहे हैं कि कोई टेंशन ना लो, अनिल जी की चिंता करना छोड़ो, अपनी राय दो, उनके विपरीत भी जा रहे हैं तो बिंदास जाओ। मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं। हेमंत सर आपको एक स्टेप और आगे का अथॉरिटी दे चुके हैं बंसल जी। चलिए इसी तरह से बाजार की मजबूती में मुस्कुराते रहिए। डे हाई पर है मार्केट, 18,332 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी 43,400 के ऊपर 140 अंक मजबूत है। सेंसेक्स में 200 अंकों की तेजी है, और आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.1% मजबूत ट्रेड करते दिख रहे हैं। और क्या चाहिए? तो यह है दमदार एक्शन वाला है आज के ट्रेडिंग सेशन का अब तक का हाल। आगे आपसे फिर होगी मेरी और दीप की मुलाकात क्लोजिंग शो में भी। तब तक हम आप सभी से विदा लेंगे। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हेमंत सर, मेहुल कोठारी साहब, वागले साहब और साथ ही हिमांशु जी का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।